नमस्कार दोस्तों, हम लोग YCT बुक्स ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पे हैं और आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है उसका जो 24/8/2021 को पेपर हुआ था सब शिफ्ट फर्स्ट में। और ये जो पेपर है आने वाले पेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप जान सकें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इस आधार पे ही ये जो बुक हम लोगों ने बनाई है उस बुक में क्वेश्चन दिए हैं जो आने वाले पेट एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। देखिए, आप इनसे समझ जाएंगे कि हम लोगों ने किस तरह से व्याख्या की है और किस तरह से किताबों में छपा है। तो आप इसको क्वेश्चन पे आइए। अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन की, तो ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस पे व्याख्या सहित देखिए हल प्रश्न पत्र है। बुक खोलेंगे तो इसी तरह मिलेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा डेट और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 का व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है। और इसमें ध्यान रखा गया है कहीं भी एरर नहीं की गई है और 100% जो आंसर है वो सही है। इन और व्याख्या भी इनकी ढंग से की गई है। आप देखिए, जैसे आप आते हैं क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन इतिहास से रिलेटेड है। और वो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी, मतलब भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का क्रम बताइए। तो क्रम बताना है, तो क्रम बताने समय आपको किस चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, इतिहास जैसे ये मिडवल हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। मिडवल हिस्ट्री से क्वेश्चन जो पूछा गया है, जैसे शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी जो आया, ये कब आया? दिल्ली सल्तनत समाप्त होने के बाद, दिल्ली सल्तनत समाप्ति के समय था। ठीक है। अकबर मुगल काल से रिलेटेड है। अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश आपके तुर्क सल्तनत से संबंधित है। तो जैसे इल्तुतमिश है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पे बैठा, उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद फिर खिलजी वंश आया। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? इल्तुतमिश। तो चौथा जहां है वो, फिर दूसरा, तीसरा क्या हो गया? अलाउद्दीन खिलजी। तो चौथा और थर्ड, और उसके बाद शेरशाह सूरी और उसके बाद अकबर। ठीक है, क्योंकि हुमायूं है ना, हुमायूं के समय शेरशाह था। तो इसका सही आंसर होगा बी। सही आंसर होगा बी, मतलब सबसे पहले इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन, फिर शेरशाह सूरी और चौथा अकबर। तो आप देखेंगे इसकी व्याख्या भी की गई है, आपको आराम रहेगा ये समझने में। देखिए, इसकी व्याख्या भी की गई है। ये लिखा गया है कि इल्तुतमिश सिल्वरी वंश से रिलेटेड था और डेट भी यहाँ डाल दी गई है। कब से? 1211 से लेके 1236 तक। फिर अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश था जो 1296 से 1316 तक रहा। फिर शेरशाह सूरी, सूर वंश से रिलेटेड था, ये 1540 से 1545। दैट अकबर मुगल वंश से 1556 से 1605। तो इसमें व्याख्या इसी तरह से की गई है। हर एक क्वेश्चन के साथ ये चीजें की गई हैं कि विस्तृत व्याख्या की गई है, जिससे आने वाले क्वेश्चन भी आप सही ढंग से सॉल्व कर सके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है ये, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? है ना, शिवाजी के संत, जो महाराष्ट्र में भी भक्ति आंदोलन की एक थीम चली, और उस भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र के जो लोग थे वो तुकाराम, है ना, नामदेव और शंकराचार्य जैसे साउथ से रिलेटेड है। तो इसमें नॉर्मल सी बात है आप समझने के लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ये उड़ीसा से संबंधित है, तो ये आएंगे नहीं, तो आएगा कौन? तुकाराम आएंगे या नामदेव आएंगे? इन पे जाइए और फिर देखिए हमने कैसे इसको बताया है, इसको किस ढंग से किया है। ये देखिए, संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, यह आंसर आपको सीधे बताया जा सकता था। लेकिन शंकराचार्य कहाँ थे, चैतन्य कहाँ थे, तुकाराम कहाँ थे, नामदेव कहाँ थे, इनकी डेट भी दी गई है, जिससे अगर इनकी क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए आए तो आप सॉल्व कर सकते। शंकराचार्य संपूर्ण भारत में इन्होंने अद्वैतवाद चलाया, तो इनके पंथ भी दे दिए गए हैं। उसके बाद चैतन्य है, बंगाल में थे, वैष्णव मत से संबंधित थे। तुकाराम महाराष्ट्र में थे, वारकरी मत से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि वारकरी संत कौन से हैं, तो वो तुकाराम थे। और देखिए इनका समय 1608 से लेकर 1650, ये शिवाजी के समकालीन थे। नामदेव महाराष्ट्र से निर्गुण मत थे। तो इसमें क्या कहते हैं, संत तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। इस तरह व्याख्या की गई है हर एक क्वेश्चन की। हर एक क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको बहुत आराम रहेगा। ये क्वेश्चन आधुनिक भारत से है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, पलासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ, और जब बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, तब बंगाल के गवर्नर की बात आई। तो इसमें लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। देखिए, रिपन और लिटन तो बहुत पुराने हो गए, है ना। क्लाइव
उस समय था, लेकिन उसमें बंगाल के गवर्नर का पद नहीं दिया गया था। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, देखिए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 तक कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, जो बच्चे गलती करते हैं वो मार देते हैं क्लाइव, क्योंकि इलाहाबाद की संधि उन्होंने की थी, उसके बाद बंगाल का शासन मिल गया था। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जो 1774 से 85 तक रहे। लॉर्ड लिटन बहुत बाद में आए, इनके समय जो फेमस क्वेश्चन आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से आता है। लॉर्ड रिपन, इन्होंने पहली बार क्या कहते हैं नियमित जनगणना कराई, प्रथम कारखाना अधिनियम आया, लॉर्ड रिपन के समय कुछ विवाद भी हुआ था, ये सारी चीजें आती है। तो देखिए लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, तो वो नाम हमेशा क्या होगा, वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान से समझनी है कि गवर्नर जनरल कौन था। गवर्नर मतलब एक छोटे राज्य का, और गवर्नर जनरल का मतलब पूरे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जहां शासन है सबका गवर्नर जनरल। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए, फिर आप दोष देते हैं बोर्ड को कि उन्होंने गलत आंसर दे दिया है या चीजें गलत है, तो इन चीजों को समझिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसीलिए व्याख्या की गई है हर एक क्वेश्चन की कि आप ढंग से चीजों को समझिए और आने वाले एग्जाम में गलतियां ना कीजिए। अगला है चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता आप जानते हैं चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। चरक, तो चरक चिकित्सा से संबंधित है, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, तो इसको तो आप कर ही लेंगे। चरक, इसका सही आंसर होगा क्या, चरक। लेकिन उसके साथ चीजें देखिए, चरक एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के विद्वान थे जो कनिष्क के समय, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुषाण वंश से संबंधित थे। चरक चिकित्सा से संबंधित है, ये आपको मालूम है, लेकिन किसके समय थे, कुषाण वंश में कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना भी दे दी है चरक संहिता। इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक औषधियां बताई गई, मतलब ये चिकित्सा से संबंधित है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ जानने के लिए क्या है कि चरक संहिता इन्होंने एक बुक लिखी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसके दरबार में रहते थे, कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में। इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि जब आप किताब को पढ़ेंगे तो व्याख्या समेत जब हल मिलेगा तो आप क्या कहते हैं आने वाले एग्जामों के लिए एकदम प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो ये सब चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखा गया है बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। जैसे कलिंग युद्ध कब हुआ था, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, मुस्लिम युग की शुरुआत कब से हुई थी, और औरंगजेब की मृत्यु कब से हुई थी। तो ठीक है, कुछ चीजें सही हैं, ये डेट वाइज है, थोड़ा इतिहास आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मुस्लिम युग की शुरुआत माना जाएगा, ठीक है, 622 AD में, तो भारत में तो नहीं हुई है ना। ये मुस्लिम युग की शुरुआत कहाँ पे हुई है, मध्य एशिया में हुई है। और शक संवत की शुरुआत 78 में हुई है, और BC कलिंग युद्ध 261 में हुआ है। देखिए जो कलिंग युद्ध हुआ है अशोक के समय, इसकी जानकारी हमको विदेशी स्रोतों से ही मिलती है, भारतीय स्रोतों से इसकी सही जानकारी नहीं मिलती है। तो आप देखिए औरंगजेब की मृत्यु जो है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे इसको समझ लीजिए फिर से। ये द कलिंग युद्ध 261 में हुआ, इसकी जानकारी हमको मिल जाती है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में बहुत सारी किताबें, श्रीलंका में बौद्ध धर्म पाली लैंग्वेज में तैयार किया गया, तिब्बत के लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में लिखा। चूंकि अशोक बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, इस वजह से क्या कहते हैं उन्होंने अशोक का इतिहास लिखा, और अशोक का इतिहास लिखते समय उन्होंने बताया कि 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई, ये सबको मालूम है, और मुस्लिम धर्म 622 ईस्वी में चालू हुआ। लगभग मुस्लिम युग की शुरुआत हुई। हम आने इस समय जो क्या कहते हैं पूरी पृथ्वी पे धर्मों की संख्या है, उसमें मुस्लिम जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सबसे नया धर्म है। एक तरह से बोला जाए तो ये सबसे नया धर्म है, क्योंकि ईसाई धर्म हो गया है ना, यहूदी वाले जीसस हो गया, या हिंदू धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, ये सब बहुत पुराने धर्म है। सबसे नया धर्म मुस्लिम धर्म है। बस इसकी खासियत यही है कि इसने बहुत तेजी से अपने को बढ़ाया, और एक अच्छी पॉपुलेशन आज वर्ल्ड में, और बहुत सारे देश हैं जो मुस्लिम देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब औरंगजेब की मृत्यु का इसमें दिया है, देखिए पूरा दिया है, पूरा मृत्यु कब हुई, 1707 में। मुगल वंश के अंतिम शासक थे कौन, जिन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य को बांध के रखा। औरंगजेब की मृत्यु होना ही मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई। ठीक है, इनका मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी की स्मृति में ताजमहल की तरह एक
मकबरा बनाया था जिसे बोलते हैं ताजमहल की फूहड़ नकल। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ताजमहल की फूहड़ नकल किसको बोलते हैं और किसने बनवाया था। लाल किले के भीतर मोती मस्जिद बनवाई थी और शक संवत की शुरुआत तो कुषाण युग में हुई थी, अभी पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी। तो यहाँ देखिए पूरी व्याख्या लिखी गई, उसके साथ 2-4 चीजें और ऐड कर दी गई हैं कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेहतरीन रहे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Who among the following is known as the Grand Old Man of India? ये आधुनिक भारत से रिलेटेड है। दादा भाई नेहरू, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो आप देखते हैं दादा भाई नेहरू को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इतना ही दादा भाई नेहरू जी से क्वेश्चन नहीं है, इन्होंने जो भारत से धन का प्रवाह था, निष्कासन का सिद्धांत दिया था, ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नेहरू जी के उनके कार्यों के सम्मान में भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाता है। इन्होंने रहनुमाई मजदाइन सभा की स्थापना की थी, ये भी क्वेश्चन आता है। रफ्त गुप्तार पत्र निकाला था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापना की थी और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना जो भारत के धन निष्कासन पे थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, दादा भाई नेहरू जी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए हैं। और देखिए यहाँ लिखा भी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक जो है ये कई बार पूछी गई है, भारत के धन निष्कासन का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिए, इस तरह की बातें आएंगी। और रहनुमाई मजदाइन सभा की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट बात है। पत्र रफ्त गुप्तार और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापना, कांग्रेस की स्थापना से पहले ये एक महत्वपूर्ण संस्था थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी याद रखिए। और 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, तो ये सारी चीजें भी इसमें हैं, इंक्लूड की गई हैं। तो मतलब आप जब बुक को खोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप बस आंसर देख लेंगे ABCD, उसके साथ व्याख्या भी पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुए। देखिए होम रूल लीग आंदोलन जो चालू हुआ वो भारत में एनी बेसेंट और तिलक ने चालू किया। एनी बेसेंट और तिलक ने 1916 में चालू किया। तो इसमें सीधा सा आंसर है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। बस ध्यान रखना है एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी वो पूरे भारत में विस्तृत थी, है ना, और जबकि लोकमान्य तिलक की जो लीग थी वो पूरे महाराष्ट्र में ही विस्तृत थी, है ना। तो इसका आंसर ये होगा। हालांकि व्याख्या में और भी चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने किया अप्रैल 1916 में। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी होम रूल लीग की स्थापना पहले हुई, तो अप्रैल 1916 में तिलक की होम रूल की स्थापना पहले हुई और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना हुई। तिलक ने मराठा एवं केसरी, इनके पत्र थे, ये भी पूछता है, तिलक ने कौन से न्यूज़पेपर निकाले, मराठा तथा केसरी। एनी बेसेंट ने कौन सा पत्र निकाला, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया। ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, पेड क्वेश्चन है, आधुनिक भारत से आए हुए क्वेश्चन है। नामक समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये भी क्वेश्चन एनी बेसेंट से पूछा जाता है। जैसे भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, वैसे अगर ये विदेशी थी चूंकि, तो इसी वजह से एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और कब बनी, 1917 में। और तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए कितने क्वेश्चन, कम से कम 7-8 क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन से मिले। यही खासियत है हमारी किताब की। इस किताब में जब आप सॉल्व करेंगे तो आप उतना ही नहीं सॉल्व करेंगे, उसके साथ बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामों में आएगी। आप इस बुक को खरीदिए या PDF में पढ़िए। YCD पब्लिकेशन जो ऑफिशियल है उस पर PDF पे ले सकते हैं और इसको व्याख्या समेत हल कीजिए। नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने ही है, ठीक है। सबसे बड़ा ध्यान रखा गया है कि कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर ना हो, आंसर गलत ना हो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब निम्नलिखित का मिलान कीजिए, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने, है ना, 28 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1853 के बाद की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने हरिद्वार में की थी और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव
फुले ने की थी। तो इसको आप ऐसे मिला सकते हैं। ये हमारे धर्म सुधार आंदोलन से रिलेटेड है। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फुले ने किया था। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो गया, 1 2 3 5, 1 2 3 5। तो इसमें देखिए 3 से चालू है, 3 फिर 1 फिर 2 और 5, तो इसका आंसर सी हो गया। अब इसकी व्याख्या देखिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या, जो आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आपको बताती है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने कब की, 1828 में। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की 1875 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की 1897 और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की 1873 में। तो ये सारी चीजें इसमें व्याख्या के समय सहित है। अभी बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया। ये नारा किससे रिलेटेड है, महात्मा गांधी ने दिया। कब दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन एक देशव्यापी आंदोलन था, आजादी का अंतिम बड़ा आंदोलन था। और इस आंदोलन के बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब भारत में रहना बहुत कठिन है और उनको देश छोड़ना पड़ा और भारत को आजादी मिली। तो ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लीजिए। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई से चालू हुआ। ठीक है, और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो लिखा नहीं पूछा है किसने दिया था, इसलिए आंसर महात्मा गांधी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ऑपरेशन जीरो हार्ट चलाया अंग्रेजों ने और रात में ही 8 अगस्त की रात को, मतलब 9 अगस्त की सुबेरे सारे कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो ये एक ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें कोई भी नेता नहीं थी, जनता खुद नेता थी और खुद वो भारत के आजादी के लिए इस आंदोलन में कूद पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। पहली बार 1838 में, फिर 1839। तो जब बने तो उसके बाद उनका गांधी जी से विवाद हो गया कुछ बातों पे लेके, और उनके जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका क्या कहते हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद बोस और पट्टाभी सत्याग्रह दोनों लड़े थे। पट्टाभी सीतारमैया को किसका सपोर्ट था, महात्मा गांधी का। पट्टाभी सीतारमैया को सपोर्ट किसका था, महात्मा गांधी का। ये हमेशा याद रखिए। चुनाव में बोस विजयी भी हो गए, ठीक है, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध के स्वरूप उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये भी पूछता है कि किसने विरोध किया था, तो गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी ने। और उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर ली सुभाष चंद्र बोस ने, और इधर कांग्रेस का अध्यक्ष फिर किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो इसीलिए बता रहा है, बुक में इतनी अच्छी व्याख्या की गई है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। कोई बुक अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सलाल पल बिजली परियोजना। ये देखिए नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर की या 7 नदियां जो हमारी सप्त सिंधु से रिलेटेड हैं, इन पे अधिकतर बांधों पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सलाल बिजली परियोजना, तो इसको देखिए कितना आसानी से, यहाँ देखिए, इसलिए सारा मैंने सीधे ये खोल दिया है, आंसर समझिए। देखिए व्यास परियोजना जो है वो कहाँ है, व्यास नदी पे। रंजीत सागर बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रावी नदी पे है। सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पे है। तुलबुल परियोजना झेलम में है। दुलस्ती परियोजना चिनाब पे है। बगलिहार चिनाब पे है। तो 3 परियोजना कौन कौन सी, सलाल, तुलबुल और बगलिहार। तो ये नाम एक साथ लिख लीजिए, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। सलाल, उसके बाद आ गया दुलहस्ती और उसके बाद बगलिहार। ये जो सारी है, ये सारी की सारी चिनाब पे है, ठीक है। और उसके साथ एक्स्ट्रा जो है वो भी दे दिया है। ये सब एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, इसीलिए दे दिया गया है कि इनको आप जब व्याख्या पढ़िए तो रट लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में ये आपके काम आएंगे। तो सलाल बिजली परियोजना जो क्वेश्चन पूछा था किस पे है, चिनाब रिवर पे है, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वसंत विषव होता है। देखिए वसंत विषव वर्नल इक्विनोक्स है, जिस दिन क्या कहते हैं 21 मार्च है, 18 जून है, 3 सितंबर है। देखिए इसमें सारी डेट कोई ना कोई इक्विनोक्स लाती है, जिस दिन दिन या तो बहुत बड़ा होगा या तो बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए इसकी व्याख्या भी कर दी गई है। भारत में वसंत विषव का समय, भारत की अगर बात करेंगे तो कब होगा, 21 मार्च को होता है। इस समय सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ये समझिए ऐसे, ये है अर्थ, ये ऊपर है 23.5 नॉर्थ और नीचे है 23.5 साउथ। और ये जो सन होता है, सन की लाइट, सन अगर इसको ऐसे मिलाएं तो सन हमेशा क्या कहते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां और यहां से यहां चक्कर लगाता है। मतलब 23.5 नॉर्थ से लेकर 23.5 साउथ तक रहता है। तो जब इस हिस्से में रहेगा तो क्या कहलाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब इस हिस्से में रहेगा तो क्या कहलाएगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए बसंत विषव कब पड़ेगा, 21 मार्च को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बताइए, खेतड़ी तांबे के लिए खान, ये जब हम प्राचीन भारत पढ़ते आते हैं तब से लेके तांबे का मुख्य स्थल क्या रहा है, खेतड़ी रहा है। ये एक तरह से बोला जाए तो हमारे जितने मिनरल्स हैं, जितने धातुएं हैं, उसमें तांबा जो है खेजड़ी से ही, आर्य सभ्यता क्या सिंधु सभ्यता से ही निकाला जाता था। तो कहाँ से मिलता है तांबा, खेतड़ी परियोजना राजस्थान में, उससे क्या मिलता है, तांबा। इसकी व्याख्या भी की गई होगी। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल राजस्थान के किस जिले में है, ये भी क्या स्थल, तो झुंझुनू जिले में स्थित है। और भारत सरकार की कंपनी कौन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कौन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये कॉपर का उत्पादन करती है, तो वही बसाएगी। तो खेतड़ी तांबे से कौन सा है, खेतड़ी। फिर काजीरंगा, देखिए उद्यानों से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। काजीरंगा से जो क्वेश्चन आता है सबसे मेन किसके लिए फेमस है, गेंडे के लिए। किसके लिए फेमस है, गेंडे के लिए। और कहाँ पे है, असम में। कहाँ है, असम में है। कौन सी नदी बीच में से बहती है, ब्रह्मपुत्रा। ये सब एकदम रटे रहिए, तो इसका आंसर तो असम होगा ही। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मध्य प्रदेश में कान्हा है, पेरियार केरल में है, सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, वेस्टर्न बंगाल, थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये समझिए, साथ में हमने जो और स्टेट दिए थे उनके भी वहां मेन में जो पार्क है उनके बारे में भी बता दिया है। यही बुक की खासियत है, यही आपको बताना चाहते हैं। हालांकि पेट का तो पूरा पेपर हम आपको सॉल्व कराएंगे ही लास्ट ईयर का, लेकिन जब आप और भी पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन के साथ आप कितने क्वेश्चन और कितने क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, निम्नलिखित कौन सी नदी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय नदी तंत्र की हो गई। तो हिमालय नदी तंत्र से देखिए, गंगा हो गई, जमुना हो गई, सात सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सब हो गई, घाघरा हो गई। तो यहाँ पे गोदावरी, गोदावरी साउथ से निकलती है, कावेरी साउथ से निकलती है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मेनली दो नदी बची, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। तो हिमालय की नदियां कौन है, थर्ड, सेकंड और थर्ड। कौन सा हुआ, सेकंड और थर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नहीं, ब्रह्मपुत्रा और गंगा। ये इसकी व्याख्या भी लिखी होगी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, थोड़ा सा और जान लीजिए। जबकि कावेरी एवं गोदावरी दक्षिण भारत की नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख से होता है, ठीक है, गंगोत्री हिमनद से। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से चोमयुंगडू ग्लेशियर, ये नाम याद रखिए, ये इसीलिए इसमें व्याख्या की गई है। किस ग्लेशियर से, नॉर्मल तो एक मानसरोवर झील से पूछ लेता है, यह ग्लेशियर का नाम जो होता है चेमयुंगडू ग्लेशियर। और ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। ये भी गोदावरी का त्र्यंबकल पहाड़ी से तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, त्र्यंबकल पहाड़ी, चेमडुंग ग्लेशियर और गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद। तो सारी नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको यहाँ दे दी गई। यही है इस किताब की खासियत।
ठीक है, तो आपको इस तरह से जब आप करेंगे तो कई क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बैंक रेट। देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बैंक रेट मींस बैंक दर का अर्थ क्या होता है। बैंक दर क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को जो पैसा देता है उसके बदले में ब्याज लेता है, वही क्या होती है? बैंक दर। तो बैंकिंग संस्थानों की लाभ दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका आंसर डी होगा। देखिए इसकी व्याख्या भी लिखी होगी इसमें। बैंक दर का तात्पर्य देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। तो बैंक दर वो दर है, इसी के साथ सीआरआर दर क्या होती है ये सब भी आपको जानना चाहिए। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उसे बैंक दर कहलाती है। तो बैंक रेट याद रखिए। ये सब क्वेश्चन बैंक रेट, रेपो रेट, है ना, सीआरआर रेट, ये सब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन आप करते रहिए। उसके बाद यदि आरबीआई द्वारा नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पे क्या असर होगा? देखिए कोई असर नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। घट जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इसकी पहले व्याख्या देखिए तब आपको समझ में आएगा क्या लिखा है। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात सीआरआर दर, अभी मैंने बताया था सीआरआर पूछता है, को घटा दे तो साख सृजन में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है। क्यों? वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा का एक निश्चित अंश आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस अंश का निर्धारण केंद्रीय बैंक समय समय पर करती है कि तुम इतना पैसा रखोगे, तुम इतना पैसा रखोगे, देश के पैसे की जिम्मेदारी हमारी। यदि केंद्रीय बैंक सीआर में वृद्धि करती है तो वाणिज्यिक बैंकों के पास कम नकदी रह जाती है, और जिससे साख सृजन में कमी होगी। यदि सीआर की कमी की जाती है तो साख सृजन बढ़ जाता है। तो आप क्वेश्चन देखिए, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे मतलब कम कर दे तो साख सृजन पे क्या हो जाएगा? तब अब देखिए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो घटा दे तो साख सृजन में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर सी हो गया। ये बात अब समझ में आई आपको सीआरआर के कारण क्या प्रॉब्लम हो रही है? तो इसीलिए व्याख्या लिखी गई है, चीजों को आप समझिए ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवाद। निजी अधिकार पूंजीवाद में है। पूंजीवाद समाजवाद में हो ही नहीं सकता। मिश्रित और वैश्विक, और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, ये पूंजीवाद। कैपिटलिज्म की सीधे सीधे डिफिनीशन लिखी है। ये पूंजीवाद की क्या लिखी है? डिफिनीशन लिखी हुई है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखिए आंसर वही है। संसाधनों का निजी क्षेत्र का अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। कैपिटलिज्म की परिभाषा है, ये पूरी लिखी गई है और सीधे आपसे पूछ लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द 100 रुपीज नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ये आप जाने रहिए। देखिए ये बार बार आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, वित्त सचिव, ये सब बहुत सारे नाम दिए जाएंगे। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है ना, 1 रुपए के नोट पे वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिए। किस पे? 1 रुपए पे। इसके अलावा जो भी बड़ी नोट है सब पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। बस ये हमेशा ध्यान रखिए। 1 रुपए की नोट पे हमेशा वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का हस्ताक्षर होगा। इसके बाद जितनी भी नोटें हैं, उससे बड़ी जो भी नोटें हैं, सब पे गवर्नर जनरल, आरबीआई के गवर्नर जनरल का सिग्नेचर रहता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आपको एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, पहले इन वीडियो को आप बार बार देखिए, इन क्वेश्चनों को रटिए तब। फेमा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी। इसकी स्थापना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, देखिए यही है इसकी स्थापना जो की गई थी। फेरा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को वर्ष 2000 में किसमें बदल दिया गया? फेमा एक्ट में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसीलिए मैंने बताया आंसर तो बी ही होगा। तो ये ध्यान रखिए कब बदल दिया गया, ये सब बहुत जरूरी है। ये फेरा एक्ट कब था? 1973 में। उसको बदल गया 2000 में, क्या ला दिया गया? फेमा एक्ट। क्या ला दिया गया? फेमा एक्ट। और ये भारत और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय, कॉर्पोरेट, उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रक मालिक एक भारतीय निवासी है। तो भारतीय जहां भी काम ये करते हैं सब पे कौन सा एक्ट लागू होता है? फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो ये आप याद रखिए।
तो आज हमने 20 क्वेश्चनों की व्याख्या की और 20 क्वेश्चनों से आपको समझ में आ गया होगा कि कितने क्वेश्चन आपको मिल गए। और बुक को जब आप खरीदेंगे तब चीज़ों को समझेंगे। अगर बुक आप पीडीएफ में लेंगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी, उसमें बहुत सारी बुकें आपको 499 में उपलब्ध है सब पीडीएफ में पढ़ने के लिए। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से वाईसीटी का और पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे मैं व्याख्या कराऊंगा, हर चीज़ों को सॉल्व कराऊंगा। आप फ्लिपकार्ट से या किसी से ऑर्डर करके भी बुक मंगा सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम में आपको हर एक वनडे एग्जाम में मदद मिलने वाली है इन किताबों से। ठीक है, तो उन किताबों को भी मैं दिखा दूंगा कैसी किताबें हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं दिखा दूंगा। अभी धीरे धीरे पहले ये जो आया हुआ क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। रोज 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं, जितना आप देख सकें, पढ़ सकें और समझ सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।